हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये रहा आज चैप्टर 3, है ना, परिवहन जो है उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको जैसे कि पता है कि इसके पहले जो है लघु उत्तरीय 1 से लेकर के 10 तक था, वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, है ना। आप देखे होंगे पिछला वीडियो, नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, है ना। तो देखिए आज जो होगा दीर्घ उत्तरीय, तो चैप्टर 3 में आपके पास जो क्लास 10th की बायोलॉजी की भारतीय वन बुक होगी, या बुक होगी या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा है ना। और अगर है तो आप निकाल करके भी देख सकते हैं। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय में इसमें जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें, लंबे वृक्षों की पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है समझा। इस प्रकार से टोटल जो है ना, टोटल इसमें 7 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय दी हुई है। ओके, तो देखिए 7 क्वेश्चन इसमें दीर्घ उत्तरीय दी हुई है। अब हम अभी एक एक दीर्घ उत्तरीय का आंसर देखेंगे, है ना। और इसके पहले तो लघु उत्तरीय हम कराएंगे, टोटल 10 लघु उत्तरीय था और 10 का 10 हम आपके वो होगा ही, है ना, पिछले वीडियो में हम कराएं। तो देखिए हम फटाफट इसका एक एक दीर्घ उत्तरीय पर चलते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला दीर्घ उत्तरीय पर देखिए लघु उत्तरीय था जो कि हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, है ना। तो हम चलते हैं इसके सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय पर। तो देखिए सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय का आंसर, जो कि पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास जाइलम एवं फ्लोएम में के मुख्य भेदों को लिखें, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये था और आपके स्क्रीन पर भी आंसर स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देखें, ओके। और अगर उस पर भी नहीं दिखता है, उम्मीद है लेकिन क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा तो स्पष्ट दिखेगा। लेकिन मैं उसे एक बार आपको पढ़ते भी जाऊंगा ताकि अगर आपको कोई ऐसा शब्द हो जो स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप हमारे वॉइस से लिख पाएँ, है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का चैप्टर 3 जो है हमारा परिवहन, उस पर आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें। तो आंसर है एक तरफ डिवाइड, जैसा कि अंतर में हम करते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए जाइलम क्या है, पहला जाइलम कार्यशील जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है सबसे पहला, जबकि इधर हम आते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम में क्या है, कार्यशील फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। तो पहला अंतर आपको ये मिल गया, है ना। नेक्स्ट आइए सेकेंड अंतर पर। तो सेकेंड अंतर देखिए क्या है, सेकेंड है ये जल, खनिज लवण एवं अल्प मात्रा में कार्बनिक अणुओं का परिवहन करती है, सेकेंड। जबकि इधर देखिए, इधर इसका सेकेंड क्या है, इनके द्वारा कार्बनिक अणु यानी कि खाद्य पदार्थ के जलीय घोल का स्थानांतरण किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरे अंतर पर। तो तीसरा अंतर देखिए क्या है कि इनके द्वारा जल एवं खनिज लवणों का एक दिशीय संवहन होता है, जबकि फ्लोएम में आते हैं तो है क्या कि इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण द्विदिशीय होता है। और इसका 4 नंबर अंतर में आते हैं। तो 4 नंबर देखिए क्या है कि इनमें दबाव ऋणात्मक होता है, जबकि 4 नंबर इसका फ्लोएम में आते हैं। तो फ्लोएम में क्या है, इनमें दबाव धनात्मक होता है। ओके, चलिए तो ये हमारा दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न था, जाइलम एवं फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखे, जो आपके स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा होगा। मैं उसे एक बार पढ़ भी दिया ताकि आपको कोई भी शब्द स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप हमारे वॉइस से लिख लें। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसी का दीर्घ उत्तरीय नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन 2। याद रहे आपके पास बुक होगा तो आप बुक जरूर निकालिए और एक एक क्वेश्चन मिलाइए। हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आप याद रखें। यानी कि देखें इसके पहले भी सारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये चैप्टर 3 है, तो सारे का एक एक क्वेश्चन लघु और एक एक दीर्घ करा रहा है ना। देखिए तो आप इसलिए कंटिन्यू उसका नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि नोट्स तैयार कीजिएगा तो वो आपको आगे काम देगी, है ना। चलिए तो पहले हम इसके क्वेश्चन सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है जो आपके स्क्रीन पर है, लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है समझाएं। ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, है ना। लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है समझाएं। तो आंसर देखिए,
आंसर है लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल के चढ़ने में प्रासरण दाब, मूल दाब एवं बाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर है पूरी ऊंचाई तक जल के चढ़ने में बाष्पोत्सर्जन की भूमिका प्रमुख है। बाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में एक प्रासरणी प्रवणता का निर्माण हो जाता है। फिर है पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा एवं जाइलम उत्तकों से सटी कोशिकाओं में सबसे कम प्रासरणी दाब होता है, जिसके चलते रंध्रों से पत्ती के जाइलम तक एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जल का संचलन पत्तियों में जाइलम उत्तकों से रंध्रों तक निरंतर होता रहता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल स्तंभ की अक्षुण्ण बनाए रखता है, यानी कि जल स्तंभ को अक्षुण्ण बनाए रखता है और पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। ओके, तो देखिए ये था क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। लेकिन आप अगर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये कहीं भी चैप्टर पढ़े होंगे सेकेंड परिवहन, तो आपको तो आंसर बहुत बाखूबी एकदम बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। देखिए यह बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है और बिल्कुल बहुत शॉर्ट, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, है ना, तो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बाखूबी समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर नहीं पढ़े हैं तब तो आपको संपर्क करना पड़ेगा। हमारे जो नंबर है आपको आएगा ही, आपको नंबर तो हर जगह उपलब्ध ही है, आप ले सकते हैं। तो आपको वहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम अपने क्लास की बात करें, जीनियस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स जो मैं खुद चला रहा हूँ, है ना। तो मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो सबसे पहले क्लास में, जैसा कि क्लास का नियम है, रूल होता है कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो तो उसके सारे रूल, उसके ऑथेंटिक थ्योरम, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसके पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन आंसर की जाती है ना। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आंसर आने वाली है। ओके, तो इसलिए आप कहीं भी पढ़ें, आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ओके, और क्वेश्चन तो हम सारा एक ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर ही रहे हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन किसी भी गेस्ट पेपर, गाइड या कॉपी या बुक में मिल जाना आम बात है। ओके, या कहीं भी कोई भी बता देना, ये आम बात है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, ये सब सारा कोई भी बता देगा, कोई भी गेस्ट पेपर, गाइड, वो लंथ कहीं से भी निकाल लेना, यानी कि वो आम बात है, मिल जाना। लेकिन सिस्टमेटिक रूप से सारे का सारे आंसर मिलना, यानी कि सारे के सारे आंसर कराना ही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इसलिए आपको हमारे जो चैनल है मैथ्स विथ जीनियस अमित, ये स्पेशल आपको पूरे बुक का सिस्टमेटिक रूप से एक जगह आपको संग्रहित वे में मिल जाती है ना। तो यही बड़ी बात है। ओके, इसलिए आप अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो या ये क्वेश्चन पता हो या ये लिखे हैं या इस गेस्ट पेपर में है या बुक में है, तो उस पर ध्यान ना दें। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है, सारे सिस्टमेटिक ढंग से सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, यही बड़ी बात है। और आपको इसी प्रकार से आगे भी अन्य चैप्टर और अन्य बुक के सॉल्यूशन आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल जो मैथ्स विथ जीनियस अमित है ना, देख रहे होंगे, ये मैथ्स विथ जीनियस अमित, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि अन्य वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। ओके, तो ये ज़रूर प्रेस करें। और जहाँ तक आप हमारे चैनल पर मैथ की सॉल्यूशन जो डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है, तो आप सॉल्यूशन तो देख ही होंगे, यानी कि उसका तो सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन वे में हो रहा है ना। तो खैर चलिए, आप जितने जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़े वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है? पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया
कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। हमारा क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पर आंसर भी होगा। आंसर हम एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। देखिए आंसर क्या है, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का परिवहन उनके जलीय घोल के रूप में द्विदिशीय पथ में होता है। इस क्रिया को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। यहाँ स्थानांतरण क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम की चालनी नलिका द्वारा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है ना। अधिक सांद्रता वाले भाग को संभरण सिरा और कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग सिरा कहते हैं। चालनी नलिकाएं चित्रानुसार अत्यंत छोटे छिद्रों वाली प्लेट से जुड़ी रहती है और खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। और उसके साथ साथ आपको जो स्क्रीन पर ये दिख रहा है, आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आप फिगर भी जरूर बनाएं। जैसे कि हम एक बार पढ़ दे, देखिए सबसे ऊपर में क्या है, खाद्य पदार्थों का उच्च सांद्रण चालनी नलिका, फिर चालनी पट्ट, फिर खाद्यों का निम्न सांद्रण, फिर सखी कोशिका, फिर अधोमुखी, है ना। और सबसे नीचे में ये जो चित्र है, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो ये देखिए आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, आप नोट कर लिए होंगे चित्र के साथ, है ना। चित्र भी आप जरूर बनाएं, चित्र ही है आपका। ओके, तो ये चित्र आप जरूर बनाएं और ये आपका आंसर 3 नंबर कंप्लीट होता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 4 क्या था, पहले हम ये देख लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो चलिए इसके आंसर पर चलते हैं। हमारा आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा, देखिए। चलिए तो देखिए इसको भी हम एक बार पढ़ दे रहे हैं आपको। देखिए आंसर क्या है, रक्त की संरचना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे यही पूछा कि रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो रक्त की संरचना लिख के डैश देंगे, है ना। क्या है, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला तरल भाग जो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है, तथा दूसरा जो है ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु होते हैं, है ना। तो ये हमारा 2 पार्ट है रक्त का। फिर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करा, प्लाज्मा करा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9 है ना 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओके, फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे क्या, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन, देखेंगे तथा हिपैरिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है, अर्थात फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। एंड लास्ट इसका पॉइंट लिखिएगा क्या, रक्त कोशिकाएं
तो रक्त कोशिकाएं क्या है, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का 45% भाग होता है। तो ये हमारा टोटल मानव में रक्त की संरचना थी। ओके, तो उम्मीद करते होंगे कि मानव रक्त संरचना आप नोट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख रही होगी। देखिए 5 क्या है, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें बोल दिया कि एक आपको सिर्फ नामांकित चित्र बनाना, इसमें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा एकदम बिल्कुल सिंपल और कोई झमेले वाला फिगर भी बिल्कुल नहीं है ना। तो ये फिगर हम ऊपर से पहले दिखाते आते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ऊपर आप देख रहे होंगे महाधमनी, फिर है फुफ्फुस धमनी, फिर है अग्र महाशिरा, फिर फुफ्फुस शिराएँ, फिर देखिए दाया अलिंद आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर भित्ति है, फिर वाया अलिंद है, फिर पश्चिम महाशिरा है, फिर अर्धचंद्राकार वाल्व यानी कि कपाट है, फिर द्विदली कपाट है, फिर त्रिदली कपाट है, फिर दाया निलय है, फिर वाया निलय है ना, यानी कि दाया निलय वाया निलय नीचे था, है ना, ये आप देख रहे होंगे। तो आप जो है ये फिगर स्पष्ट रूप में हम थोड़ा से यहाँ पर आपको टाइम देते हैं ताकि आप फिगर को अच्छी प्रकार से नोट कर ले। ऊपर से देखिए, है ना, ऊपर से ये आप बनाइए। ओके, तो ऊपर से आप ये बनाइए और उसके बाद फिर आप नीचे में आ जाइए, नीचे में आपको ये बनाना था। ओके, तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान फिगर है। देखिए बहुत सारे बुक वगैरह ये सब में झमेले वाले फिगर नहीं, बिल्कुल आसान और ऑथेंटिक फिगर। आप इतना बनाइए, इसके सारे नाम को लिखिए, बस आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि 5 में 5 मार्क्स कंप्लीट। तो देखिए आप उम्मीद करते होंगे कि बना लिए होंगे। और नेक्स्ट हम फिर इसके 6 और 7 जो 2 लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस चैप्टर का, उस क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मैथ्स विद जीनियस समित, है ना, मैथ्स विद जीनियस समित को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और इसे शेयर और लाइक भी करें ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए, है ना। और आपको इसी प्रकार से और भी हम बुक की क्वेश्चन को प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक विशेष बात क्या है कि आप हमारे नंबर पर आपको क्लास 9th और 10th की, है ना, सबसे विशेष बात, क्लास 9th और 10th की आपको अगर किसी भी बुक का, क्लास 9th और 10th की किसी भी बुक का, वो चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, किसी भी बुक का कुछ भी आपको सॉल्यूशन आंसर चाहिए तो आप पर्सनल हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल उसे प्रोवाइड करूँगा, कोई भी बेझिझक, है ना। तो आप कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए तो आपको नंबर पर संपर्क करना ही होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा था, 6 नंबर था कि मनुष्य के हृदय की संरचना का वर्णन करें। तो करते हैं। मानव हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। यह एक केंद्रीय पंप अंग की तरह कार्य करता है एवं रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। फिर इसका संरचना देखते हैं, संरचना लिख करके डैश दीजिएगा। संरचना देखिए क्या है, यह पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं जिसमें एक द्रव पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी आघातों तथा हृदय गति के दौरान हृदय एवं पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाली संभावित घर्षण से बचाता है ना। फिर क्या कहता है कि देखिए मानव हृदय में 4 बेशम है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या है, दाया अलिंद है, बाया अलिंद है, तीसरा दाया निलय है और बाया निलय होते हैं, है ना। उसके बाद आइए नीचे आगे, फिर क्या है,
करा दायां एवं बायां अलिंद तिकोनी हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं तथा ये दोनों अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। उसी तरह दायां और बायां निलय हृदय के संकरे पश्च भाग में अवस्थित होते हैं तथा ये एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है जबकि निलय की दीवार इनकी अपेक्षाकृत ज़्यादा मोटी होती है। दायां अलिंद दाएं निलय से एक छिद्र, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं, के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर त्रिदली कपाट लगा होता है जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है परंतु वापस आने नहीं देता है। इसी तरह बायां अलिंद बाएं निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है जिस पर एक द्विदली कपाट लगा होता है जो रक्त को विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है ना। उसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ क्या है। फिर अगला पैराग्राफ है कि दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलता है जिसके निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार बल्ब स्थित होते हैं जिसके कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता तो है परंतु फिर वापस नहीं आता है। यह फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बंट जाता है और रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। बाएं निलय के अगले भाग के कोने से महाधमनी निकलती है। इसके उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार बल्ब लगे होते हैं। यह रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। शरीर के सभी भागों में जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से ही निकलती है। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। फिर क्या है, बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती है और फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट इसके लास्ट क्वेश्चन पर, जो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था। अब पहले ही भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कोई कंसेप्ट का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ हम आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसेप्ट के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। ओके, चलिए देखिए इसका है मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं। तो मनुष्य का हृदय आप देख रहे होंगे, है ना। मनुष्य का हृदय शरीर के सभी भागों से शुद्ध रक्त को 2 अग्र महाशिरा एवं एक पश्च महाशिरा द्वारा इकट्ठा कर दाएं अलिंद में लाता है। फिर उस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने हेतु भेज दिया जाता है। देखिए यहाँ पर तो किसी प्रकार कोई वाटर मार्क आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा हम पढ़ देते हैं। तो आप ये हो, इसको हम आगे थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया लास्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा, आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट भी ले ले। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करते होंगे सब अक्षर तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा होगा, है ना। और आप प्लीज़ आपको इसका हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और आपको डिटेल जानना है तो आप यही जो नंबर है 9031691693 पर कांटेक्ट करें। ओके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप उम्मीद करते होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके हम अगले चैप्टर पर मूव करेंगे, 4 नंबर चैप्टर पर। और अधिक जानकारी के लिए आप ये नंबर पर कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही हम समाप्त करते हैं। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का लघु और दीर्घ पूर्णता समाप्त होता है। ओके,
तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।